फिर से मैं वीडियो लेकर आई हूँ। हम इस चैप्टर का आखिरी पार्ट बनाने जा रहे हैं, इसलिए इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट पेपर भी मिलेगा। ठीक है, तो उसको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में एक ब्लू कलर की आएगी लिंक, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पेपर खुलेगा। पेपर को पूरा करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। जब भी मैं उसको चेक करूँगी तो आपका नंबर उसमें होना चाहिए जिसके माध्यम से मैं आप तक आपका रिजल्ट पहुँचा सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे भारत में उद्योग, हमारा चैप्टर का नाम है। इसी के तहत हमने बहुत सारे उद्योग पढ़े, सूती कपड़ा उद्योग, ये उद्योग, वो उद्योग। अभी हम आज पढ़ेंगे कागज उद्योग। तो चूंकि कागज किससे बनता है, वनों से लकड़ी प्राप्त होती है, उससे बनता है। तो कागज उद्योग जो है प्रमुख वन आधारित उद्योग है। वन से जो है इसको कच्चा माल प्राप्त होता है। हम बात करते हैं कागज उद्योग की, तो ये आधुनिक प्रगति के कारण कागज उद्योग एक प्रमुख उद्योग बन गया है, जिसके कारण जो है इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है और इस उद्योग में प्रगति की बहुत सारी संभावनाएं हैं। ठीक है, हम बात करेंगे क्या कागज उद्योग अभी आधुनिक युग में बना है, तो नहीं। भारत में प्राचीन काल से ही कागज उद्योग जो है फलीभूत था। सबसे पहले हाथ से कागज बनाया जाता था प्राचीन काल में। तो हाथ से कागज बनाने की कला का विकास 8वीं सदी में हो गया था। और कालपी और मथुरा दो प्रमुख केंद्र थे जहां पर एक कागज का निर्माण होता था। हम बात करें भारत में प्रथम सफल आधुनिक कारखाना कब स्थापित हुआ, तो वो हुआ था 1716 में, यानी 1716 में तमिलनाडु के ट्रंकबार में जो है ये स्थापित हुआ था। ठीक है, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति, जब तक हमने स्वतंत्रता प्राप्त की तब तक लगभग 100 से अधिक मिलें जो हैं कागज की स्थापित हो गई थी, कागज उद्योग की भारत में। और हम बात करें कागज बनता कैसे है, किस चीज़ से बनता है, तो कागज बांस, नेफर, लकड़ी और घास की लुगदी से बनाकर तैयार किया जाता है। हालांकि भारत में लुगदी बनाने के लिए जो मटेरियल है, कच्चा माल है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो हमें लुगदी को जो है आयात भी करना पड़ता है। ये बांस वगैरह से तो बनती है, उसके साथ साथ फटे चिथड़े कपड़ों से भी जो है लुगदी बनाई जाती है। आइए हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि भारत में जो कच्चा उद्योग का कच्चा माल है वो कहाँ कहाँ से कितना प्राप्त होता है। तो सबसे पहले वनों से प्राप्त कच्चा माल हमें 53% वनों से प्राप्त होता है। कृषि उपजों से मिलने वाला कच्चा माल वो है वो 23% है। और रद्दी कागज से हमें मिलता है 15% और अन्य मटेरियल से 9% कच्चा माल कागज उद्योग के लिए हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारा कि भाई कहाँ क्या क्या कौन से कच्चे माल से कैसे बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं उद्योगों का केंद्रीकरण, यानी जो कागज उद्योग है उसका केंद्रीकरण कहाँ है। तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ कच्चा माल मिलता है वहीं पर उद्योगों का केंद्रीकरण हो जाता है। जैसे लोहा का कच्चा मटेरियल कहाँ से मिलता है, वहाँ लोहा उद्योग विकसित हो गया है ना, लोहा इस्पात उद्योग हो गया था। उसी प्रकार से जहाँ ये ज़्यादा मिलता है, वन ज़्यादा है, सघन है, वहाँ पर ये उद्योग का केंद्रीकरण होता है। तो आओ हम देखते हैं सबसे पहले उद्योग केंद्रीकरण। उद्योग केंद्रीकरण, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई जहाँ सबसे ज़्यादा कच्चा माल मिलता है उसके आसपास ही ये उद्योग पनपता है। तो सबसे पहले देखें ये औसतन 1 टन कागज बनाने के लिए कितना लगता है मटेरियल। तो औसतन 1 टन कागज बनाने के लिए हमें कितने की माल की जरूरत पड़ती है, कितना कच्चा माल चाहिए रहता है। तो इसके लिए हमको 2.38 टन बांस की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है ना, बांस की आवश्यकता होती है। अब आप सोचो कि हम कागज को यूं ही वेस्ट करते रहते हैं ना, फाड़ देते हैं। इसीलिए अब कई राज्यों में जो ई गवर्नेंस शुरू हो गई है, जो पेपर की जो खपत होती थी शासकीय स्तर पर, उसको कम करने के लिए ई गवर्नेंस का, यानी जो भी पत्रिकाएं हैं वो बेल कर दीजिए, आप ऑन पेपर अब नहीं आएंगे। बहुत सारे स्टेट ने इस पर पहल की है और सफल भी रहे। तो उससे क्या होता है, हमारे वनों की रक्षा होती है, क्योंकि 1 टन कागज बनाने में हमारा लगभग ढाई टन बांस लगता है और उसके अलावा अन्य साधन भी लगते हैं। तो इतनी
इतनी बड़ी मात्रा में अगर वनों की कटाई होगी तो पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचना ही है। इसीलिए कहते हैं सेव पेपर सेव फॉरेस्ट, है ना। पेपर आप कम यूज करोगे तो फॉरेस्ट भी आप सेव कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से ना, इनडायरेक्ट रूप से। तो ये हो गया, ठीक है। इस उद्योग का केंद्रीकरण जो है कच्चे माल प्राप्ति के निकटवर्ती भागों में हुआ है। और हम बात करें इसमें कई अन्य कारक हैं, जैसे कि भौगोलिक कारक, समतल धरातल, परिवहन के साधन, कुशल श्रम, ये सब चीजें भी हैं। कच्चा माल मिलने के साथ समतल जगह हो, परिवहन की व्यवस्था हो, कुशल श्रम मिले, वो सब चीजें जहाँ होती है वहाँ इन उद्योगों का विकास हो जाता है, केंद्रीकरण हो जाता है, ठीक है। हम बात करेंगे कि देश के कागज उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो देश के कागज उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, प्रमुख में लिख रही हूँ, वैसे तो और भी सही जगह होता है, पर कर्नाटक, ठीक है, केरल, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, और उसके अलावा बिहार है, झारखंड है, बिहार, झारखंड, है ना। इन सारे स्थानों पर बहुत ज़्यादा जो है कागज मिलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, चूंकि मध्य प्रदेश के हैं तो अपने मध्य प्रदेश का जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में क्या है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जो है नोट छापने का कागज कारखाना है। यहाँ पर पेपर करेंसी, नोट करेंसी है ना, नोट बनाने का, नोट छापने के कागज, छापने के कागज का कारखाना है, ठीक है। कहाँ पर है, होशंगाबाद में, है ना, कारखाना, ठीक। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोट छापने के कागज का कारखाना है, ठीक है। और इसी प्रकार से भारत में और भी जगह कहीं मिलता है, पर कागज उत्पादन में भारत का स्थान अगर बात करें अपन, तो भारत का स्थान कितना है, 20वां स्थान है। भारत का स्थान जो है कागज उत्पादन में वो कौन सा है, 20वां है, ठीक है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद करीब कितनी हुई है, 30 गुनी वृद्धि हुई है, ठीक है। 30 गुनी वृद्धि हुई है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस उत्पादन में, 30 गुनी वृद्धि हुई है इस उद्योग में, कागज उत्पादन में ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 30 गुना वृद्धि इस कागज उद्योग में हो गई है। और भारत का स्थान कागज उत्पादन में 20वां है, ठीक है। इसके अलावा और क्या विशेषता है कि भारत के में जो कागज बनता है वो किस किस यूज में कितना कितना बनता है, कौन कौन सा पेपर भारत में बनाया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। जो कागज बन रहा है उसका यूज किन किन चीज़ों के लिए होता है, वो कितना % होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो भारत में 53% कौन सा कागज यूज होता है, लिखने और छपाई का कागज, लिखने एवं छपाई का कागज, ठीक है, छपाई का कागज बनता है। और उसके अलावा 22% कौन सा है, ये पैकेजिंग वाला, हम पैक करते हैं ना, पैकेजिंग वाला, पैकेजिंग कागज, ठीक है। और उसके अलावा आगे चलेंगे हम, और किस चीज़ के लिए होता है, तो 16% गत्ता बनता है हमारे यहाँ, 16% गत्ते का, गत्ता कागज, ठीक है। और उसके अलावा 6% अखबारी कागज बनता है, 6% अखबारी कागज, ठीक है, बनता है। उसके अलावा शेष जो है वो अन्य उसमें भी होता है, अन्य किस्म का कागज भी होता है, पर ये 53 ये है, 22 है, 16 ये। तो इस प्रकार से ये कागज का वर्गीकरण है। और भारत में हम बात करें तो
सभी प्रकार के कागज और गत्ते का उत्पादन 1950 और 51 में कितना था? 1950 से 51 में सभी प्रकार के कागज का उत्पादन कितना था? 116,000 टन था। 116,000 टन था। ठीक है, जो अब कितना हो गया है? जो 2001 में बढ़कर 2001 में बढ़कर कितना हो गया है? 3090 है ना? 3,090,000 टन हो गया है, यानी बहुत बढ़ गया है ना, हो गया है। तो कागज उत्पादन में जो है वृद्धि हुई है और वर्तमान में कितनी? 600 से अधिक मिले हैं। वर्तमान में कितनी है? इसको इरेज कर दूँ। भारत के विभिन्न भागों में ये इकाइयाँ इसकी कागज की लगी हुई हैं, बहुत लंबी वो है उसकी। तो आप अपनी उसमें बुक में दिए हुए है पूरा टेबल, उसमें से याद कर लेना कहाँ कौन सा है। जैसे कि पश्चिम बंगाल, आंध्रा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सभी जगह कागज की मिलें हैं, प्रमुख उत्पादन के क्षेत्र हैं और कितने प्रतिशत उत्पादित होता है वो भी चार्ट बना हुआ है आपकी बुक में, तो अलग से लिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम देखेंगे कि वर्तमान में देश में 600 मिले हैं करीब करीब, है ना। वर्तमान में देश में 600 से अधिक कागज मिले हैं, 600 से अधिक कागज मिले हैं वर्तमान में, है ना। वर्तमान में प्रेजेंट में अभी 600 से एबव ये मिल्स हैं और उनमें लगभग 3 लाख लोग जो है कार्य कर रहे हैं। लगभग कितने? 3 लाख लोग प्रत्यक्ष रोजगार में इनसे, है ना। अप्रत्यक्ष तो और भी ज्यादा होंगे, पर इनसे 3 लाख लोगों को जो है डायरेक्ट रोजगार मिल रहा है। और कागज की मांग बहुत अधिक बढ़ रही है उत्पादन की तुलना में, तो स्वाभाविक है इसका विकास भी संभव है। ठीक, तो ये तो हमारा कागज उद्योग था। आज हम जानेंगे उद्योगों से राष्ट्रीय व्यवस्था में क्या योगदान है। ठीक, तो इसको हम देखते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, तो बहुत योगदान है वर्तमान में तो। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान, क्या योगदान है? तो स्वाभाविक है, पहले से भारत जो है प्राचीन काल से ही व्यापारिक केंद्र रहा था। हमारे यहाँ से मलमल, रेशम, मसाले, टिन, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है विदेशों में जाती थी और भारत आत्मनिर्भर था। लघु और कुटीर उद्योग में हर गांव आत्मनिर्भर था। वहाँ छोटी छोटी इकाइयाँ थी, उनका अपना एक उत्पादन होता था। हर जगह की एक अपनी स्पेशलिटी होती थी कि यहाँ ये बहुत अच्छा होता है, यहाँ ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन अंग्रेज आए और उन्होंने हमारे कुटीर और लघु उद्योग को, ग्रामीण उद्योगों को तहस नहस कर दिया। जो आत्मनिर्भर भारत था वो पंगु हो गया था, तो उसको बहुत सारी क्षति पहुंची थी। लेकिन उसके बाद की हम बात करें, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो उद्योग केंद्रित होने की बजाय काय में केंद्रित हो गई थी। अब वो कृषि आधारित हो गई थी, क्योंकि कुछ बचा नहीं था। सारे लघु उद्योग केंद्र जो है वो नष्ट हो गए थे। तो उसके चलते हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में आर्थिक विकास हुआ और उसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिकरण के विकास के लिए
क्या किया गया, पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई, पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई, है ना। और 1950 में इसके लिए एक योजना आयोग का गठन हुआ था, इन्हीं के लिए विकास के लिए ना योजना आयोग का गठन किया गया, आयोग का गठन किया गया। और अगर हम बात करें कि किस प्रकार से, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो इसी पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर बहुत बल दिया गया है ना, औद्योगिकरण पर विशेष रूप से इसी के लिए थी, पर विशेष जोर दिया गया, ठीक दिया गया। और ये जो परियोजना थी वो इसी के लिए आई थी, ठीक है, इसी के लिए बनाई गई थी। और वर्तमान में काफ़ी कुछ योगदान अब रहा है। हम यहाँ आंकड़े देख लें कि 2001 में, है ना, 2001 में वर्तमान में बढ़ रहा है। 2001 में जो सकल घरेलू उत्पाद था हमारा वो 5.8 था, और वर्तमान में वो अब कितना है, 2005-06 की हम बात करें तो 8.1% है। यानी औद्योगिकरण में भारत आगे बढ़ रहा है। और अब हम बात करें तो उद्योगों पर हमारी निर्भरता कितनी है, तो 2001-02 में 2.7 थी, और वर्तमान में 2005-06 के आंकड़े दिए हैं तो उसमें 9% है। तो बहुत बड़ा है ना। अब जो है कृषि से ज़्यादा औद्योगिकरण पर बहुत बल दिया गया है। छोटे छोटे कई जगह अलग अलग इकाइयाँ लगाई जा रही हैं, हर क्षेत्र में औद्योगिकरण बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये देश की अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान देता है, कैसे राष्ट्रीय आय को जो है वो बढ़ाता है, तो उसके क्या कारण हैं वो मैं आपको चर्चा करूँगी। तो वो है, उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है, उत्पादन वृद्धि, आय में भी वृद्धि होती है, और उससे जीवन स्तर जो है ऊंचा उठता है। उसके अलावा रोजगार के साधन में वृद्धि होती है, तो स्वाभाविक है रोजगार जब वृद्धि होगी तो मानव संसाधन जो है पुष्ट होगा, ठीक। उसके अलावा राष्ट्रीय आय में वृद्धि और पूंजी का निर्माण होता है। तीसरी जो हम बात करते हैं, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, स्वाभाविक है उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय आय व किसमें, पूंजी, राष्ट्रीय आय व पूंजी का निर्माण होता है इससे, ठीक है, औद्योगिकरण से पूंजी का निर्माण। उसके अलावा हम बात करते हैं अनुसंधान को बल मिलता है, ठीक है। उद्योगों के बढ़ते योगदान से अर्थव्यवस्था में अन्य खंड यानी कृषि, खनिज, परिवहन सभी में वृद्धि होती है, क्योंकि अगर कोई कच्चे माल पर आधारित, कृषि आधारित उद्योग लगाएंगे तो कृषि को भी मिलेगा बल, है ना। तो कृषि, परिवहन, है ना, आदि को भी बल मिलता है, आदि को बल मिलता है, स्वाभाविक है। और उसके अलावा अनुसंधान को बल मिलता है, इसमें वो भी होते हैं, है ना, अनुसंधान रिसर्च भी की जाती है, तो अनुसंधान को बल मिलता है, ठीक है, बल मिलता है। इस प्रकार से ये काम होता है जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, ठीक है। और हम बात करेंगे अभी औद्योगिक प्रदूषण की। अब ये तो उद्योग तो हो गए, अब क्या ये उद्योग से बच्चे इच्छा देते हैं, तो नहीं, औद्योगिकरण से प्रदूषण भी बढ़ता है। अब चूंकि प्रदूषण आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे अलग से, तो मैं बहुत बड़ा उस पर नहीं लिखाऊंगी, पर हम बात करेंगे औद्योगिक प्रदूषण की, तो शॉर्ट में समझाऊंगी आपको। औद्योगिक प्रदूषण तो वो कितने तरह का होता है, वायु, जल, ठीक है, भूमि और ध्वनि, है ना। इस ये सारे प्रदूषण होते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलता है, ये जो कैसे ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, सबसे पहले हम देखें वायु प्रदूषण। तो जो चिमनियां हैं, धुएं इसके कारण, है ना, धुएं के कारण जो चिमनियों से निकलता है,
ठीक है, चिमनियों से निकलता है। यही मैं इसके उपाय भी बता दूंगी आपको, कैसे काम कर सकते हैं चिमनियों के उपाय, यही लिख देती हूँ। ठीक है, तो उपाय है चिमनियों की ऊंचाई अधिक करके, चिमनियों की ऊंचाई अधिक करके, है ना। और उसके अलावा दूसरा है जल प्रदूषण। तो जल में क्या, उद्योगों के जल को सीधा डायरेक्ट नदी नालों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। तो उद्योगों के जल को, क्योंकि उसमें रासायनिक वो मिले होते हैं, उद्योगों के जल को सीधा नदी नालों में बहाकर नदी नालों में बहाकर प्रदूषित किया जाता है। प्रदूषण बढ़ता है इससे, स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें केमिकल्स मिले होते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका उपाय क्या है इस प्रदूषण को रोकने का। तो इसका है इस जल को शुद्ध करके सिंचाई में उपयोग लिया जा सकता है इसका, है ना। तो दो काम हो जाएंगे, तो प्रदूषण डायरेक्ट नदी नालों में, पेयजल में नहीं जाएगा, और पानी हमको कृषि के लिए भी काफी उपलब्ध हो जाएगा, सिंचाई में उपयोग में लेना। ठीक है, सिंचाई उपयोग में लेना, तो उससे ये प्रदूषण कम होगा। उसके अलावा अगला जो है प्रदूषण पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। और अभी आपके हिंदी में इसमें निबंध भी आता है वायु प्रदूषण के ऊपर अलग अलग तरह का, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और इससे इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो है वो है मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण कैसे होता है, जो कचरा है यानी उद्योगों का अपशिष्ट पदार्थ, उद्योगों का अपशिष्ट जमीन पर बिखेरने से है ना, उसमें प्रदूषण बढ़ता है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके रोकने के उपाय क्या कर सकते हैं, इसके हैं कि इसका रिसाइकल किया जाना चाहिए, रिसाइकल द्वारा या कंपोस्ट खाद बनाकर, है ना, कंपोस्ट खाद बनाकर हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी जो इसका अपशिष्ट निकलता है उसका हम खाद बना सकते हैं और रिसाइकिल कर सकते हैं। उसके अलावा उसको जलाकर 80% जो है उसका भाग खत्म कर सकते हैं और इसके ताप से हम ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे जो ताप प्राप्त होगा, इसके ताप से ऊर्जा भी प्राप्त होगी, है ना, कर सकते हैं। तो ये इसमें एक बंद दो कार्य हो जाएंगे, यानी ये जो अभी बीमारी बना हुआ है वो हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया भूमि प्रदूषण और उसके उपाय। उसके अलावा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का क्या अर्थ होता है कि एक लिमिट तक हमारे कान जो है वो कोई आवाज़ सुनने के अभ्यस्त होते हैं, उसके से तेज आवाज़ जो होती है तो फिर क्या होता है, बहरे होने का खतरा होता है। तो ध्वनि प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसे फैलता है, मशीनों की आवाज़ों से। उद्योगों में जो मशीनें लगी होती है ना, वो मशीनों की
आवाज़ों से फैलता है, आवाज़ों से होता है। ठीक है, और हम कैसे कम कर सकते हैं? उनमें ध्वनि नियंत्रक वो लगा सकते हैं ना। उपाय क्या है? ध्वनि नियंत्रक लगाकर शोर को कम किया जा सकता है। होगा तो सही पर कम हो जाएगा ना, शोर को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने ये हानियां बताई और उपाय भी बताए साथ ही साथ। उसके अलावा बात करें हम कि कौन कौन से मानव के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो स्वाभाविक है वायु प्रदूषण से जो है उस धुएं से हमारे लंग्स में, फेफड़ों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और अगर बात करें हम जल प्रदूषण की, तो जल से पेट में से संबंधित बीमारियां होती हैं, संक्रमित हो जाते हैं हम, पेचिस वगैरह ये सब कुछ होता है। उसके अलावा हम बात करें कि जल प्रदूषण हो गया। भूमि से क्या है, तो भूमि हमारे यहाँ सीमित मात्रा में है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसका अगर हम बर्बाद कर देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें उसमें भूमि में आ जाती हैं जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, तो वो प्रदूषण फैलाती हैं, उस मृदा को क्षति पहुंचाती है और उसकी उर्वरा शक्ति को कम करती हैं, और वायुमंडल में भी ये उसका प्रदूषण का कारक बनती है। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हम इसके चलते। और बात करें हम ध्वनि प्रदूषण की, तो ध्वनि प्रदूषण हमारे कानों को बहरा कर सकता है। उसके साथ ही साथ घबराहट की बीमारी होने लगती है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा शोर शराबे में रहने से ना बहुत सारी अनिद्रा की बीमारी हो जाती है। तो ये सारी बीमारियां हैं, मैंने डिटेल में इसलिए चर्चा नहीं की कि प्रदूषण अपने आप में आपका एक अलग से रहता है, तो उसमें आप सब पढ़े हैं। और ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि अपना मौद्रीकरण नहीं करेंगे, पर मैंने जो उपाय बताए हैं, जो लिखे हैं आपकी बुक में, उसके अलावा भी और उपाय इनोवेटिव होना चाहिए। आप अपने भी दिमाग से लगा के, आपको लगता है कि ये सब करने से ही होता है, पर सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी अपन लिखें। तो ज़्यादातर हम जब लिखें तो तथ्य परक लिखें, जो उससे इंटरकनेक्ट हो रही है, जानकारी मैच हो रही है, वही लिखें। पर मौलिक भी हो सकती है, आपकी अपनी भी हो सकती है। आप अगर ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ ये सब देख रहे हैं, तो आप अपनी चीज़ें भी उसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये प्रदूषण और उसके उपाय हो गए। ये चैप्टर यही समाप्त होता है औद्योगिकरण का। और ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को।